बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहले ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी की शाखाएं पहले पढ़ चुके हैं। आज हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी फिर अदर साइंसेस पढ़ेंगे। बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ ताल्लुक। हम किसी भी जानदार का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो हम बायो का इल्म इस्तेमाल करके मुकम्मल जानदार का मुताला नहीं कर सकते। हमें जानदार का मुकम्मल मुताला करने के लिए साइंस के दूसरे ब्रांचेस की मदद लेना पड़ेगी। अगर हम साइंस की ब्रांचेस की मदद नहीं लेंगे तो हम जानदारों का मुकम्मल मुताला नहीं कर सकेंगे। तो फिर एक नया इल्म जो है वजूद में आता है, इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। जो एक साइंस है वो साइंस की दूसरी ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। मसलन हम बायोलॉजी के अंदर जानदारों का मुताला कर रहे हैं, तो जानदारों के मुकम्मल मुताला के लिए बायोलॉजी का इल्म काफी नहीं है, तो हमें फिर साइंस के दूसरी ब्रांचेस से मदद लेना पड़ेगी ताकि हम जानदार का मुकम्मल मुताला कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का दूसरे साइंस के साथ क्या ताल्लुक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोफिजिक्स। इट इज with the principles of physics which are applicable on the biological phenomena. It is with the principles of physics which are applicable on the biological phenomena. सबसे पहला जो ताल्लुक है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के उन कवानीन का मुताला करते हैं जो बायोलॉजिकल मज़ाहिर के ऊपर जिनका बायोलॉजिकल मज़ाहिर के ऊपर इतलाक़ होता है। बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के उन कवानीन का मुताला करते हैं जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहिर में होता है। मसलन हम जानदारों में हरकत का मुताला करना चाहते हैं कि जानदार जो है हरकत कैसे करते हैं, तो जानदारों में हरकत का मुताला करने के लिए हमें फिजिक्स के कवानीन की मदद लेना पड़ेगी। ऐसे ही जानदारों में लिम्स और फिजिक्स में लिवर, जानदारों में लिम्स और फिजिक्स में लिवर जो है, इन दोनों के काम करने का तरीकाकार एक है। यानी जानदारों की जो टांगे हैं और जो फिजिक्स की लिवर एक मशीन है, दोनों के काम करने का तरीका एक जैसा है। अगर हम हरकत के बारे में समझना चाहते हैं तो हमें फिजिक्स के कवानीन की मदद लेना पड़ेगी। लिम्स हम काम को कहते हैं कि जानदार चलते कैसे हैं, उसके बारे में हम समझना चाहते हैं तो हमें फिजिक्स के कवानीन की मदद लेना पड़ेगी। लिवर जो है एक फिजिक्स की मशीन है। लिवर हम कहते हैं द रॉड ऑफ आयरन और वुड व्हिच कैन रोटेट ऑन अ फिक्स्ड पोजीशन। लोहे की या लकड़ी की कोई सिलसिला जो किसी फिक्स पोजीशन के अंदर हरकत कर सकती है, लिवर कहलाती है। अब हम अगर हरकत करने का मुताला डिटेल से करना चाहते हैं तो हमें फिजिक्स के कवानीन की मदद लेना पड़ेगी। दूसरा है बायोकेमिस्ट्री। It is the study of chemical compounds which are found in the bodies of living organisms. बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिकल कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ जो केमिकल प्रोसेस या केमिकल एक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर हो रहे हैं, उनका मुताला हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। जैसे अगर हम समझना चाहते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, अगर हम समझना चाहते हैं द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, we need to take help from chemistry। अगर हम समझना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, तो हमें केमिस्ट्री की मदद लेना पड़ेगी। रेस्पिरेशन में आपको पता है कि द प्रोसेस इन व्हिच कार्बोहाइड्रेट bonds present in food are broken down by oxidation reduction reaction is called respiration. The process in which carbohydrate bonds present in food are broken down by oxidation reduction reaction is called respiration.
वो अमल जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की मदद से तोड़ा जाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन के नतीजे में तीन चीजें बनती हैं, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में पानी। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, एटीपी कैसे बने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी कैसे बना, इसकी तफसील हम अगर समझना चाहते हैं तो हमें केमिस्ट्री कवानीन की मदद लेना पड़ेगी। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस, the process in which plants prepare their own food by the combination of water and carbon dioxide gas in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. The process in which plants prepare their own food by the combination of water and carbon dioxide gas in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. वो अमल जिसमें पौधे अपनी खुराक सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रोसेस के नतीजे में दो चीजें बनती हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन गैस। अब ये एक सादा प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। अब इनका मैकेनिज्म हम समझना चाहते हैं, कौन कौन से रिएक्शन हुए, कैसे हुए, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनी, वो कौन कैसे वो प्रोडक्ट्स टूटी और कैसे नई प्रोडक्ट्स बनी, इसको समझने के लिए हमें फिर केमिस्ट्री के कवानीन की मदद लेना पड़ेगी। अगला है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इट इज वेयर द study of chemical phenomena by the use of mathematical techniques and tools. It is the study of chemical phenomena by the use of mathematical techniques and tools. बायोमैथमेटिक्स में हम केमिकल औजार को मैथ के टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करके पढ़ेंगे। मसलन हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का जो डाटा में हासिल हुआ उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, उससे कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, उससे नताइज निकालना चाहते हैं, उससे नताइज निकालने के लिए हमें मैथ के कवानीन की मदद लेना पड़ेगी। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर हम कोई खुराक मछलियों को डालते हैं तो मछलियों के वजन में कितना इजाफा होता है, तो हमें ये चेक करने के लिए मैथ के कवानीन की मदद लेना पड़ेगी। ऐसे ही अगली ब्रांच है बायोजियोग्राफी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which it is in the distribution of living organisms in the different regions of the world. It is in the distribution of living organisms in the different regions of the world. ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं, इसका ताल्लुक उन जानदारों के साथ है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं और कैसे जानदार पाए जाते हैं। जैसे कुछ जानदार ऐसे हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और कुछ जानदार पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। वो जानदार आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, वो जानदार आपको अफ्रीका में मिलेंगे। जैसे कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में नहीं पाया जाता। ऐसे ही जो अफ्रीका में हाथी ज़रा पाए जाते हैं लेकिन पाकिस्तान में कम है। तो जमीन के ऊपर जो जानदारों की तकसीम है उसका मुताला हम बायोजियोग्राफी में करेंगे कि कौन से इलाकों में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं। अगर हम किसी मखसूस इलाके के माहौल का मुताला कर लें तो हम बता सकते हैं कि इस मखसूस इलाके के अंदर कैसे जानदार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बायोइकोनॉमिक्स। It is the study of living organisms by the economical point of view is called bioeconomics. Bioeconomics में हम इकोनॉमिक्स के कवानीन का इस्तेमाल करके जिंदा चीजों का मुताला करेंगे। मसलन हमने कोई फसल काश्त की, फसल काश्त करने के बाद हम चेक करना चाहते हैं कि फसल से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। मतलब हमने गंदम काश्त की, गंदम काश्त करने के बाद उसके ऊपर हमने उसका बीज डाला, बीज का पहले हमने जमीन तैयार की, जमीन तैयार करने से के बाद हमने बीज काश्त कर दिया, फिर हमने पानी लगाया, उसको खादें डाली, हम वो खर्चा लिखते रहेंगे। उसके बाद जब गंदम पककर तैयार हो जाएगी हम वो मार्केट में सेल करेंगे, हमारे पास कीमत फरोख्त आ जाएगी। अब हम कीमत फरोख्त और कीमत खरीद का हमारा खर्च है उसका मुआवजा करके हम चेक कर लेंगे हमें मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ।
हम इसको इस्तेमाल करके ये भी निकाल सकते हैं कि हमें कितने % मुनाफा हुआ, जहाँ कितने % नुकसान। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज तक यही से।